नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा हिंदू धर्म का गणेश, गजानन, गणपति, रिद्धि सिद्धि दाता, न जाने कितने नामों से आरूढ़ हैं, उन सभी का आज आपको बधाई। जैसा कि आपको सबको पता है कि कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण आज पर्यटक स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे आना जाना बंद है। तो आपसे भी अनुरोध है कि कृपया इस त्योहार पर भीड़ भड़क के इलाके में ना जाएं, घर पर ही रहें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही इस त्योहार का आनंद लें। अब आज हम चर्चा करेंगे, हमारे हिंदी का पाठ अगला है, यशपाल जी का है और इन्होंने जो रचना लिखी है नाम है लखनवी अंदाज। एक नवाब साहब की कहानी है कि किस तरीके से शो के अंदाज में नवाब साहब एक खीरे का आनंद लेते हैं। यशपाल जी ने ये एक बहुत ही व्यंग्यात्मक लेख लिखा है कि नवाब साहब एक रेल के डिब्बे में बड़े आनंद से बैठे हुए सफर करने, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में सफर करने के अंदाज से ये सोच के बैठे थे कि इस डिब्बे में कोई भी नहीं है, आनंद से बैठ करके अपने सारी शौक फरमाएंगे। लेकिन चलती ट्रेन के समय लेखक महोदय का अचानक उसमें आना नवाब साहब को खलता है। फिर किस प्रकार वो नवाब साहब अपने शौक का डंका पुजाते हुए पत्रकार महोदय, लेखक के सामने अपनी सारी व्यथा उग्र होते हुए नवाबी अंदाज में बयां करते हैं कि हम किस प्रकार नवाब लोग अपने शौक को पूरा करते हैं। हम यशपाल जी की बात करें, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा के जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, क्योंकि संगत दोस्तों का फर्क पड़ा। भगत सिंह और सुखदेव जी के साथ उनका मेल मिलाप हुआ, गए, जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय रचनाएं रही हैं। इनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कॉपरेड, दादा, कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की विषमता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु स्वतंत्र भारत के रूप में, स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा भी जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए रचना को पढ़ा जा को वास्तविकता में बेखबर बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना न होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी इनके द्वारा जो लिखी गई संस्कृति ये आराम से आज की तारीख में हमारे को खूब देखने को मिलता है। पाठ का नाम लखनवी अंदाज और किस तरीके का है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। यानी जब ट्रेन चलती है तो पहले धुआं छोड़ती है, क्योंकि कोयले के इंजन हुआ करते थे और उनमें धुआं आती है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ के बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोत सज्जन बहुत सुविधा से पालती मार के बैठे थे। यानी रचनाकार जब उसमें चढ़े तो और कोई नहीं था, डब्बा खाली था, दूर जाना नहीं था। कई तरीके के विचार मन में आते हुए चलती ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन डिब्बे में कोई नहीं था। उन्होंने पाया कि एक नवाब साहब आलती पालती मार करके आराम से एक बर्थ के ऊपर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे
खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। अचानक बड़े आराम से बैठे थे, एक तौलिया बिछा रखा था, तौलिए पे 2 खीरे रखे थे। लेकिन जब कोई नहीं है तो अपने चाहे जैसे बैठ सकते, लेकिन अचानक किसी के आना उनकी नजरों को खला। वो सोच भी नहीं सकते थे कि चलती ट्रेन के समय भी अब भी अंत में कोई आएगा क्या, लेकिन अचानक आना उनको नागवारा था, दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखने जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब संगति के लिए उत्साह इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको तो उनका आना ही खल रहा था, इसलिए उनमें उत्साह कैसे दिखाते। परिणाम यह रहा, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब के बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोष उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता हुआ देखे। यानी वो ये सोच रहे थे कि भाई अब तक कोई नहीं था जब तो किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन अब उनको ये लग रहा था कि किसी एक आम आदमी ने हमें देख लिया कि हम 2nd क्लास के डब्बे में सफर कर रहे हैं। ये उनको नागवारा था कि हमारी बात, क्योंकि क्या होता है कि जो दिखावा पसंद करता है वो ये नहीं चाहता कि मेरी आदतों का किसी को पता लगे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोष के सामने खीरा कैसे खाएं। इन कनखनियों के नवाब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, अदावर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। अब क्या होता है कि पढ़ा था तो कुछ खाए तो सही, तो अंत में अचानक उनको अदावर्ज यानी किसी वजह से हमारे नमस्ते प्रणाम और क्या हाल है इस तरीके का संबोधन में उर्दू में अदावर्ज है बोला, और अंत में बोला कि खीरे का शौक फरमाएंगे। शौक फरमाने का मतलब आप भी खीरा खाना पसंद करेंगे क्या। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। नवाब जवाब दिया, शुक्रिया, काबिला शौक फरमाएं। उन्होंने कहा कि नहीं साहब मुझे नहीं खानी, केवल मात्र आप ही इसको खाएं। काबिला शौक फरमाया यानी आप इसको खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखा। तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया। तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों के करीने में तौलिए पर सजाते हुए काटा, साफ किया और फाक काट कर तौलिए पर बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने जचा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च भी पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने खीरे को फाकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च सुर की बुरक दी। उसके प्रत्येक भाव भंगिमा जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी जब वो ये प्रक्रिया कर रहे थे, काट के बिछा के नमक मिर्च उनके ऊपर डालकर, तब ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको उठाऊं और खा जाऊं। मुंह लालायित हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहे थे, खुश भी थे कि खाने को मिल रहा है, लेकिन उनके भाव देखने के लिए लायक थे। हम कनखनियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल अपनी असलियत से उतर आए हैं। वो सोच रहे थे कि नवाब तो बनते हैं, लेकिन अब इनकी इस कारगुजारी को देख करके स्पष्ट पता लग रहा है कि जो खीरे के लिए इतना लालयित है तो वो कितना बड़ा नवाब होगा। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर कह रहे हैं बड़े अंदाज से, वल्ला सुनिए, शौक कीजिए यानी मैं खाऊं तो आप भी खाइए। शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ का प्रसिद्ध खीरा था जिसका नाम बालम खीरा कह रहे हैं। नमक में छिड़कर दिए जाने के ताजे खीरे की पनियाती फाके देकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक के मन में भी कुछ हो रहा था कि मैं भी इसको खाऊं, लेकिन इनका इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा, उत्तर दिया, क्योंकि एक बार मना कर चुके तो दोबारा हाँ कैसे कर दें। दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, तलब मतलब इच्छा महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है, यानी मैदा मानी पेट भी कमजोर है, यानी मेरी पाचन शक्ति भी खराब है। काबिला शौक फरमाइए, आप तो इसको लीजिए। नवाब साहब ने तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा।
खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ मानी लंबा, लंबा श्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। अब धीरे धीरे उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये खीरे की फांक है। नवाब साहब बड़े अंदाज से उठाए और अपने नाक तक दीर्घ श्वास, लंबी श्वास लेने की चेष्टा करने लगे। उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद ले, फुलके मूंद, हल्के मूंद, यानी लंबा लिया उसको, और लेने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे नाक से गंध लेने पर ही उनको उसका स्वाद आ गया हो। गई मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। यूं लेते हैं जैसे खाने के बाद अपन जो मुंह में लार वगैरह बनते हैं उसको अपन अंदर लेते हैं, उस तरीके का उन्होंने प्रयत्न किया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक देते। बड़ा आनंद से लिया, खाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया, क्योंकि चलती ट्रेन में बैठे थे तो उन ये हरकत कर रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया तो ओलिए के हाथ होठ पहुंच लिए और गर्व से गुलाबी आंखों में हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह खानदानी रईसों का तरीका। यानी वो उसकी तरफ देख करके कह रहे थे, देखो खानदानी लोग ऐसे खाया करते हैं। अब उनको कोई पूछे कि भले मानस अगर गंध लेने से ही पेट भर जाता है तो तूने खरीदा क्यों? गंध तो तेरे को वही मिल जाती। लेकिन क्या है कि हम किसी को दिखाना पसंद करते हैं। नवाबी दिखा रहे हैं, नवाब साहब थे ना, नवाबी दिखा रहे हैं कि हमारा तो यही तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल के थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम पर लेना पड़ा। यह खानदानी तहजीब, नसाफत और नजाफत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एग्जैक्टेड तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? ये एक सिस्टम हो सकता है, तरीका हो सकता है, लेकिन इससे पेट नहीं भर सकता, उदर की पूर्ति नहीं हो सकती। नवाब साहब की ओर से भरे पेट में ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। देखो, खीरा लजीज, लजीज यानी स्वाद, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, लेकिन भारी होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी इतना हैवी होता है, भारी होता है कि पेट में गड़बड़ कर, क्योंकि डकार आई ना, उद्गार आई, तो इसलिए अब वो स्पष्ट करें। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना के पेट पर भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये था हमारे नवाबी अंदाज। कितने आनंद से खीरे खाए भैया हम लोगों को, तो खाने के लिए प्लेट में रखने के बाद जब तक ग्रास तोड़ के मुंह में नहीं जाएगा हमारा पेट नहीं भर सकता। लेकिन नवाबी अंदाज दिखाने वाले भी, मान लीजिए आप बाजार में जाओ, कोई मिठाई मिली, कोई मिठाई खा रहा है, कहते ला मैं भी खाता हूं, बस हम तो ऐसे ही खाते हैं। ऐसे खाते नहीं, गंध नहीं ली जाती। गंध से इच्छाएं जागृत हो सकती है लेकिन उदर की पूर्ति नहीं हो सकती। कल हम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर पीडीएफ फाइल में देंगे। गणेश चतुर्थी की एक बार पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी की अग्रिम बधाई। धन्यवाद।